आज हम गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की कहानी का 11वां पड़ाव। कहानी दानव कन्या की बड़ी। अगले दिन सुबह होते ही दोनों उठे और सारा सामान समेटकर आगे की यात्रा पर चल पड़े। दिन भर की यात्रा करते हुए वे दोनों प्रतापगढ़ नामक एक नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने रात्रि बसेरा करने का निर्णय किया। रोज की तरह बुलाकी नाई बाजार से खाने पीने की चीजें खरीदने गया तो वहाँ उसने जो दृश्य देखा उसका सारा वर्णन पटेल जी को बताया। पटेल जी, आज शाम जब मैं सामान लेकर वापस लौट रहा था तो मैंने बाजार में एक अनोखा दृश्य देखा। मैंने देखा कि दो राजपुरुष एक सुंदर स्त्री की दोनों बाहें पकड़े उसे अपनी अपनी तरफ को खींच रहे हैं। यह देखकर मैं उनके निकट पहुंचा। तभी अचानक वह स्त्री गायब हो गई और मैं आश्चर्यचकित हो तो वो आपके पास लौट आया। गंगाराम पटेल बोले, हे बुलाकी, अपनी उत्सुकता अभी शांत रख। रात को सोने से पहले ही तुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अभी तो भोजन आदि की व्यवस्था कर। यह कहकर पटेल रोज के कार्य से निवृत्त होने के लिए चले गए। रात को जब दोनों भोजन आदि से निवृत्त हो गए तो पटेल ने कहा, बुलाकी, यहाँ से कुछ 100 दूर विरमगढ़ नाम का एक नगर है। इस नगर में चक्रधर नाम का एक राजा राज करता था। चक्रधर आयु में पूर्ण रूप से युवा था। अभी उसने विवाह भी नहीं किया था। वह सभी अर्थों में अच्छे आचरणों वाला एक प्रजापालक राजा था। प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी। राजा चक्रधर का एक मंत्री बहुत दुष्ट था। वह राजा के सामने तो मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करता था। उसने गुप्त रूप से पड़ोसी देश के राजा के साथ संपर्क बनाया हुआ था। पड़ोसी देश के राजा ने उससे वादा किया हुआ था कि यदि वह विरमगढ़ नगर पर उसका अधिकार करा दे तो वह उसे बहुत सा धन और भूमि उपहार में देगा और उसे अपना राज्य को प्रधानमंत्री बना देगा। इसी लालच के कारण वह दुष्ट मंत्री राजा चक्रधर के राज्य की गुप्त सूचनाएं उसे चोरी छिपे पहुंचाता रहता था। एक दिन उस सूचनाओं के आधार पर उस पड़ोसी राजा ने राजा चक्रधर के नगर विरमगढ़ पर धावा बोल दिया। इससे पहले कि राजा चक्रधर की सेना सावधान होती, उसकी मंत्री की सहायता से पड़ोसी राज्य की सेना ने नगर पर अधिकार कर लिया। जब राजा के सैनिक जी जान से राजा के महल की रक्षा करने में जुट गए, राजा चक्रधर स्वयं हथियार लेकर शत्रु से जूझने निकला, लेकिन तभी उसका घायल वफादार सैनिक ने उसका रास्ता रोककर उसे कहा, राजन, बाहर मत जाइए। नगर पर शत्रु का अधिकार हो चुका है और अब दुश्मन के सैनिक महल पर अधिकार करने के लिए उधर ही बढ़े चले आ रहे हैं। स्थिति बहुत ही विषम हो चली है। ऐसे में आप किसी तरह बचकर यहाँ से चले जाइए। यह सुनकर राजा बोले, लेकिन सैनिक, बचकर जाऊँ भी तो कैसे? महल से बाहर जाने का तो एकमात्र द्वार यही है। सैनिक ने कहा, नहीं राजन, महल से बाहर जाने का गुप्त द्वार भी है रूस से, और मैं उस मार्ग को जानता हूँ। यह गुप्त द्वार एक सुरंग का है जिसका सिरा यहाँ से 2 कुछ दूर जंगल में निकलता है। मैं आपको उस गुप्त द्वार को दिखा देता हूँ, आप उसी द्वार से बाहर चले जाइए। ऐसा कहकर वह सैनिक उसे एक कक्ष में ले गया और उस कक्ष में बना एक गुप्त द्वार उसे दिखा दिया। राजा जब उस गुप्त द्वार के जरिए सुरंग में प्रवेश कर गया तो पीछे से उस सैनिक ने बड़ी सावधानी के साथ उस गुप्त द्वार का मुख बंद कर दिया। तभी महल के दरवाजे पर मारो काटो का शोर उठने लगा। सैनिक तलवार उठाए शत्रु से जूझने के लिए मुख्य द्वार की ओर लपका, लेकिन वह अधिक दूर न जा पाया। उसके शरीर से इतना रक्त निकल चुका था कि उसमें आगे बढ़ने की शक्ति शेष न रही। वह लड़खड़ाया और भूमि पर गिर गया। तभी बाहर शत्रु भारी संख्या में आ पहुंचे और कुछ ही देर के संघर्ष के बाद महल पर शत्रु सेना का अधिकार हो गया। उधर सुरंग के रास्ते राजा चक्रधर निरंतर आगे बढ़ता गया। सुरंग में अंधकार था, अतः अंधेरे में उसने कई जगह ठोकरें खाई, लेकिन किसी तरह वह सुरंग के मुहाने पर पहुंच गया। वह बाहर निकला तो स्वयं को एक जंगल में पाया। वह प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसने दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई कि शायद कहीं चलकर कोई स्रोत मिल जाए, लेकिन ना तो उसे कोई सरोवर दिखाई दिया और ना कोई नदी। तब वह जल की खोज में आगे चला गया। काफी दूर चलने के बाद अनंत वह एक छोटे से चौरस मैदान में जा पहुंचा। उस मैदान में एक अत्यंत खूबसूरत 2 मंजिला मकान उसे बना हुआ दिखाई दिया। उस मकान को देखकर राजा की हैरत बढ़ गई। कौन रहता है इस मकान में? किसने इस बेवन जंगल में बनवाया यह खूबसूरत मकान? कहीं यह मकान किसी शत्रु का तो नहीं? आदि प्रश्न उसके मन में मथने लगे। जो होगा देखा जाएगा।
ऐसा विचार कर राजा उस मकान की ओर बढ़ गया और दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाई, कोई है? लेकिन कोई उत्तर उसे नहीं मिला। उसने कई बार आवाज लगाई, लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला तो वह मकान का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मकान बाहर से जितना सुंदर नजर आता था, अंदर से उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत था। कमरे में एक पलंग बिछा हुआ था। थका हारा राजा उस पर बैठ गया। फिर वह उठा, सीढ़ियां चढ़कर दूसरे खंड पर पहुंच गया। वहां भी एक भव्य कक्ष बना हुआ था, जिसमें आवश्यकता की सारी चीजें रखी हुई थी। राजा ने पहले तो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर नीचे उतरकर उसी पलंग पर आकर लेट गया। वह बेथकान महसूस कर रहा था, तो एक बार लेटा तो उठा नहीं। उसे निद्रा रानी ने अपनी गोद में समेट लिया। वह न जाने कितनी देर सोता रहा। आंखें खुली तो देखा कि सारा कमरा एक स्वर्णिम आभा से दमक रहा है। वह रोशनी किसी दीपक की नहीं, बल्कि उन खंभों से निकल रही थी जिनके ऊपर मकान का ऊपरी कक्ष टिका हुआ था। राजा उसे देखकर अभी आश्चर्य कर ही रहा था कि तभी घुंघरुओं की आवाज उसे सुनाई दी। देखते ही देखते उसे बिस्तर के पास एक बेहद सुंदर युवती प्रकट हो गई। यह देख राजा सोचने लगा, हे भगवान, मैं किसी मुसीबत में आ फंसा। या तो कोई माया जाल है, या सुंदरी, या कोई डायन है, चुड़ैल है, या फिर कोई जादूगरनी है जो अपने जादू से इतनी खूबसूरत बनी हुई है। राजा ऐसा सोच ही रहा था कि वह सुंदरी जैसे उसके मन के विचार को ताड़ गई। उसे मधुर स्वर में कहा, घबराओ मत अजनबी, तुम यहाँ सुरक्षित हो। राजा ने कंपित स्वर में पूछा, लेकिन आप कौन हैं और आपका यह माया जाल? वह सुंदरी अपना परिचय देते हुए बोली, घबराओ नहीं अजनबी, मैं मय दानव की पुत्री हूँ। दानिशी नाम है मेरा। यह मकान मेरे पिता का बनवाया हुआ है। एक राक्षस से युद्ध करते समय मेरे पिता की मौत हो चुकी है। वह राक्षस मेरे रूप पर दीवाना है। वह हर हालत में मुझे पाना जाता है, अतः उसके भय से दिन में तो अदृश्य हो जाती हूँ और रात के समय यहाँ आ जाती हूँ। दानव कन्या का परिचय जानकर राजा ने भी अपना परिचय दिया और उस पर कैसी मुसीबत आ पड़ी है, किस परिस्थिति में उसने अपने राज्य छोड़ जान बचाने के लिए भागना पड़ा, वह सब उस दानव को कन्या को बताया। सुनकर दानव कन्या ने कहा, घबराओ नहीं, जब तक तुम्हारा विपत्ति काल चल रहा है तब तक तुम यहीं रहो। यहाँ जरूरत की हर सामग्री मौजूद है। यह कहकर वह राजा का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उस चौरस मैदान की ओर उसने कोई मंत्र बुदबुदाते हुए हाथ से कोई संकेत किया। देखते ही देखते पूरा मैदान किसी भव्य राजमहल में परिवर्तित हो गया। खूबसूरत बगीचे, मनोरम फव्वारे, दास दासियां सब न जाने कैसे उस राजमहल में प्रकट हो गए। उस राजमहल के सामने वह मकान बहुत ही साधारण सा लगने लगा। दानोसी उसके हाथ में हाथ डालकर पुनः उसे अंदर ले आई और बड़े प्रेम से उसे पलंग पर बिठाकर बोली, राजन, आपको भूख लगी होगी, पहले भोजन कर लीजिए। ऐसा कहकर दानिशी ने ताली बजाई। ताली बजते ही न जाने कैसे उस कमरे में भोजन की थालियां लिए अनेक सेविकाएं प्रकट हो गई। दानिशी ने तब राजा चक्रधर को बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाया। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। यद्यपि इसमें राजमहल में भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती थी, तथापि आज जैसा भोजन उसने ना खाया था। इसके सामने राजमहल का भोजन कूड़ा था। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा सा विराम लिया। हुक्के का एक गहरा कस खींचकर धुआं बाहर निकालते हुए बोले, बुलाकी, राजा चक्रधर और दानिशी का प्रेम प्रसंग काफी लंबा है, अतः मैं तुझे संक्षिप्त में बताता हूँ कि वहाँ रहते रहते दोनों में प्यार हो गया। फिर एक दिन अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने विवाह कर लिया और दोनों पति पत्नी के रूप में वहाँ रहने लगे। जैसे कि मानव स्वभाव है, हर मानव अपने जीवन में विविधता चाहता है, एक अर्चता उसे बोर कर देती है। यही कुछ राजा चक्रधर के साथ हुआ। महीनों तक एक स्थान पर रहते हुए तो उसने कहा, प्रिय, तुम्हें तो मंत्र तंत्र विद्या का ज्ञान है, अतः जब चाहे रूप बदलकर अथवा अदृश्य रूप में जहाँ भी चाहती हो चली जाती हो, किंतु मैं ठहरा एक साधारण मानव। मैं इस निर्जन स्थल में एक ही जगह रहते रहते बहुत उकता महसूस करता हूँ। मेरी इच्छा है कि कुछ दिनों के लिए हम निकट के किसी बड़ी नगर चलें, साधारण व्यक्तियों की तरह वहाँ रहे, नए नए लोगों से मिले, उनके जीवन के विषय में जाने। कहो क्या विचार है इस विषय में तुम्हारा? राजा चक्रधर की बात सुनकर दानिशी आशंका जताते हुए बोली, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, किंतु तुम पर कोई संकट ना आ जाए। राजा बोला, कोई संकट नहीं आएगा, और फिर आया भी तो वीरतापूर्वक उसका भी मुकाबला कर लेंगे। राजा का आश्वासन पाकर दानिशी राजा चक्रधर के साथ उसी शहर में घूमने चली गई। 2 दिन खूब आराम से बीते। उन दोनों ने खूब सैर सपाटा किया, लेकिन तीसरे दिन उनके सामने एक संकट आ खड़ा हुआ ये कि जब वे दोनों खरीदारी करके एक दुकान से बाहर निकल रहे थे तो वहाँ के राजा की नज़र उस दानव कन्या पर पड़ गई और वह उस पर मोहित हो गया। वह घोड़े से नीचे उतरा और दानिशी के पास पहुंचकर उसने प्रणय याचना करने लगा। यह देखकर राजा चक्रधर को क्रोध आ गया। उसने उस राजा से कहा कि यह स्त्री मेरी है और आपको किसी विवाहिता स्त्री से प्रेम निवेदन करने का कोई अधिकार नहीं है।
बस इसी बात पर उन दोनों में तकरार होने लगी। राजा ने दानिशी का बाजू थामा और उसे खींचकर घोड़े पर बिठाना चाहा, लेकिन तभी उसके पति चक्रधर ने उसका दूसरा बाजू थाम लिया। अब चक्रधर तो दानिशी को अपनी ओर खींचे तो यहाँ का राजा उसे अपनी ओर। से दानिशी की स्थिति विचित्र हो गई। तब उसने तंत्र मंत्र बल का उपयोग किया और देखते ही देखते अदृश्य हो गई। कहानी का समापन कर गंगाराम पटेल ने कहा, कुछ समझे बुलाकी, आज तुमने जो दृश्य देखा था वह उसी समय का था। वह स्त्री जो तुम्हारे देखते ही देखते अदृश्य हो गई थी दानव कन्या दानिशी थी। और आज पुरुषों के विषय में तुम जान ही चुके हो, इसलिए अब सो जाओ, आगे कल भी यात्रा करनी है।